NCERT मैथ्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले हम देखें कि फंक्शन क्या होता है। हमने 11th में भी पढ़ा है और 12th के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। हमें दो सेट दिए गए होते हैं, एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है। हिंदी में से प्रांत और सहप्रांत कहते हैं। तो एक रिलेशन के फंक्शन होने की दो कंडीशन होती थी। नंबर 1 कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये कि डोमेन में किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दी हुई है, एलिमेंट ए की दो इमेजेस दी हुई हैं, तो ये रिलेशन फिर फंक्शन नहीं है। दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज चल जाएगी, एक कॉमन इमेज चल जाएगी, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं चलेगी। इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रही है। और दूसरा कंडीशन नंबर 2 कि किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, इसलिए ये एक फंक्शन है। कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाता है तो इसके फंक्शन होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इस एग्जांपल में डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो रही है, कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल हो रही है। किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है इसकी तरह। हाँ, दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, कॉमन इमेज है, तो वो चल जाएगा। ये कहीं से भी फंक्शन की कंडीशन को वायोलेट नहीं करता है, इसलिए ये फंक्शन है। इस एग्जाम्पल में डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो है, कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल हो रही है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ पर एक एलिमेंट की दो इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल में डोमेन का एक एलिमेंट खाली रह गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। एक नॉर्मल फंक्शन इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल है f(x = 10x + 7) और एक और एग्जाम्पल मैंने ले लिया f(x = x² - 3x + 2). ये नॉर्मल फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जो x है ये डोमेन का एलिमेंट है। फंक्शन में जब हम x की वैल्यू रखते हैं तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है, वो कोडोमेन की वैल्यू होती है, वो वास्तव में x की इमेज होती है और उसे हम y से भी दिखा सकते हैं। ये f(x = y) भी हम कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करें तो वो इस प्रकार से होते हैं, f(x = sin x) या f(x = cos x). इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिए हुए होते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। f(x) को हम y भी लिख सकते हैं, तो y = sin x, y = cos x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। फाइनली हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, यदि ये इनकी इनवर्स वैल्यू के साथ आ जाए तो फिर हम उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि यदि हमें दे दिया जाए f(x = sin इनवर्स x), तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या f(x = cos इनवर्स x), इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। इस तरह हमने देखा कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरीके का होता है। अब हम ये देखेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने इनवर्स फंक्शन पढ़े थे, तो जल्दी से हम उसे देख लेते हैं कि इनवर्स फंक्शंस कब एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। कोई फंक्शन हमें इस प्रकार से दे रखा है कि यदि वो 1 भी है और ऑन्टो भी है, एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर हमें दो सेट दे रखे हैं, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो 1 होने के लिए डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में एक ही इमेज होना चाहिए और सेपरेट इमेज होना चाहिए। दो एलिमेंट की एक कॉमन इमेज नहीं होना चाहिए। और कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज के रूप में होना चाहिए ऑन्टो होने के लिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। वास्तव में उस कंडीशन में कोडोमेन ही रेंज बन जाता है, सहप्रांतीय परिसर बन जाता है। तो 1 और ऑन्टो अगर कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे फंक्शन ये f है। हम एक और फंक्शन को इमेजिन करें जो कि y(x) है और वो g है। अब यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन की पोजीशन बदल गई। g में f में x(y) था, तो g में ये y(x) हो गया। तो जब कोई फंक्शन 1 और ऑन्टो दोनों होता है तो उस कंडीशन में हम
जी को एफ का इन्वर्स कहते हैं और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं एफ इन्वर्स इक्वल्स टू जी। एफ इन्वर्टिबल होता है, एफ को भी जी का इन्वर्स कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि मेन फंक्शन के रूप में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि एफ को हम मेन फंक्शन मान रहे हैं तो एफ इन्वर्टिबल है और जी उसका इन्वर्स है। यदि हम मेन फंक्शन के रूप में जी को लेकर चल रहे हैं तो फिर जी इन्वर्टिबल है और एफ उसका इन्वर्स है। तो मेन पॉइंट ये कि किसी फंक्शन के इन्वर्स के एग्जिस्टेंस के लिए उसका वन वन और ऑन्टो होना जरूरी है, एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन वन और ऑन्टो होता है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया फंक्शन का, वो साइन एक्स का है। इसमें हमने डोमेन को भी आर मान लिया है और कोडोमेन को भी आर मान लिया है, रियल टू रियल। इसे हम एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डोमेन के एलिमेंट हैं, ये कोडोमेन के एलिमेंट हैं। डोमेन में हमने एंगल्स लिए हैं और कोडोमेन में उनकी वैल्यूज ली हैं। डोमेन में भी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है और कोडोमेन में भी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर एंगल्स हैं और यहाँ पर एंगल्स की वैल्यूज हैं। तो साइन का यदि आपको ग्राफ पता हो, ये साइन का ग्राफ है। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने एंगल्स ले लिए हैं और वाई एक्सेस पे उसकी वैल्यूज हैं। तो आप देख रहे हैं कि एंगल्स तो हमें सारे मान के मिल रहे हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम +1 तक जा रही है और मिनिमम -1 तक जा रही है और यही बार बार रिपीट होता रहता है। एरो डायग्राम में हम इसको समझ लेते हैं। डोमेन में हमें जो एंगल्स दे रखे हैं एलिमेंट के रूप में, उसकी सभी की को डोमेन में हमको इमेज मिलती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन तो है, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिल रही है और सेपरेट मिल रही है। लेकिन अब ये देखें कि कोडोमेन में क्या सभी एलिमेंट इमेज के रूप में है या कोई एलिमेंट खाली रह जाता है। तो अभी हमने डायग्राम में साइन के ग्राफ में देखा था कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 तक जाती है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जाती है। तो यहाँ पर एरो डायग्राम में हम देखें कोडोमेन में हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 तक जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 तक जा रही है और इनके बीच की वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन -1 के नीचे की वैल्यू -6, -2 और भी वैल्यूज, और +1 के ऊपर की वैल्यू 2, 3 और भी रियल नंबर जितने भी हैं वो सब खाली छूट रहे हैं। इट मीन्स कि ये ऑन्टो नहीं है, आच्छादक नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन वन वन भी हो और ऑन्टो भी हो। नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसके डोमेन और कोडोमेन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीडिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि हम डोमेन और कोडोमेन को लिमिटेड कर देंगे। हमने अभी देखा था साइन का ग्राफ, ये -1 से +1 तक वेरी करता है और फिर वही रिपीट होने लगता है, -1 +1, -1 से लेके +1 तक। -π/2 पे वैल्यू -1 है और +π/2 पे +1 आ रही है। तो एक इंटरवल तो हमें ये मिला कि -π/2 और +π/2 क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -π/2 और +π/2 भी शामिल है और उसके बीच के सारे नंबर्स भी शामिल हैं। इसके लिए हमें वैल्यू -1 से 1 तक मिलती है क्लोज ब्रैकेट में। फिर अगर हम इस तरफ बात करें तो -3π/2 पे +1 है और -π/2 पे -1 है। तो फिर एक इंटरवल हमें मिला है -3π/2 और -π/2। इसमें भी हमें -1 से 1 तक वैल्यू मिलती है। -3π/2 के लिए 1 मिलती है और -π/2 के लिए -1 मिलती है। तो मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया है, रेंज वही है। फिर इस तरफ हम बात करें तो +π/2 पे +1 है और +3π/2 पे -1 है। तो एक और इंटरवल हमें मिला। तो π/2 से लेके 3π/2 तक के जो एंगल्स हैं क्लोज ब्रैकेट में, उसके लिए हमें फिर से -1 से 1 तक की वैल्यू मिलती है। तो इस तरह आपने देखा कि इन इंटरवल्स के लिए -1 से +1 की वैल्यू बार बार रिपीट होती है। तो फंक्शन को वन वन और ऑन्टो बनाने के लिए हमें रिपीटेशन वैल्यू को अवॉइड करना होगा और इस इंटरवलों में से हमको कोई एक इंटरवल सिलेक्ट करना होगा। एनसीईआरटी में ये इंटरवल सिलेक्ट किया गया है -π/2 से π/2 और इसी को फिर हम मुख्य मान शाखा प्रिंसिपल वैल्यू भी कहेंगे। तो अब हमारे लिए डोमेन है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में और उसके कोडोमेन में जो वैल्यूज हैं वो -1 से +1 तक है। वो इस तरीके से है। ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन की वैल्यू -π/2 से स्टार्ट हुई है, +π/2 तक गई है और कोडोमेन में वैल्यू -1 से गई है और +1 तक गई है।
और इसके बीच के सारी वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी को डोमेन में हमको इमेजेस मिलती जाएंगी और सेपरेट इमेजेस मिलेंगी, तो 1 1 भी हो जाएगा और को डोमेन में सारे एलिमेंट की इमेज हमें मिलेगी। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो खाली रह जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट इमेज के रूप में होगा। तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन 1 1 भी हो गया है और ऑन टू भी हो गया है। ये इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स के लिए आपको पता है कि जो फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन होते हैं उनके सीक्वेंस आपस में बदल जाती है। जो एफ में डोमेन था वो जी में कोडोमेन बन जाता है, जो एफ में कोडोमेन था वो जी में डोमेन बन जाता है। कोडोमेन वास्तव में यहाँ पर रेंज हो जाता है। तो इस तरह सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो रेंज थी हमारे पास वो थी -π/2 से +π/2, ये डोमेन था और कोडोमेन था -1 से +1। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब डोमेन हो गया -1 से 1 तक और कोडोमेन हो गया -π/2 से +π/2, और यही वैल्यू हमें एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। इस प्रकार से बॉक्स में हमें दे रखा है साइन इनवर्स, ये डोमेन की वैल्यू है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में, और कोडोमेन जो कि वास्तव में रेंज के रूप में आ गया है ये -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में। अब जिस तरीके से हमने साइन एक्स को 1 1 और ऑन्टो में कन्वर्ट करके उसके इन्वर्स का डोमेन और कोडोमेन प्राप्त किया था, उसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स को 1 1 और ऑन्टो में कन्वर्ट करेंगे और उसके इन्वर्स का डोमेन और कोडोमेन को प्राप्त करेंगे। कॉस एक्स का ग्राफ हमें पता है इस तरीके से होता है, साइन एक्स की तरह ही होता है ये। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू +1 तक जाती है और मिनिमम वैल्यू -1 तक जाती है। उसके बाद यही वैल्यू बार बार रिपीट होती है। साइन एक्स में साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस एक्स में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जिन एंगल्स पे साइन मिनिमम वैल्यू लेता है उन एंगल्स पे कॉस मैक्सिमम वैल्यू लेता है, और जिन एंगल्स पे साइन मैक्सिमम वैल्यू लेता है उन एंगल्स पे कॉस मिनिमम वैल्यू लेता है। अब हम कॉस एक्स के ग्राफ में एंगल्स के वो इंटरवल देखते हैं जिसमें हमें -1 से 1 वैल्यू बार बार रिपीटेशन में मिलती है। कॉस 0 पे 1 है और कॉस पाई पे -1 है, तो एक इंटरवल हमें 0 से पाई मिला और उसमें हमें वैल्यू -1 से 1 मिलती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला इंटरवल कॉस पाई पे -1 वैल्यू है, कॉस 2 पाई पे +1 वैल्यू है, तो पाई टू 2 पाई अगला इंटरवल है, इसके लिए भी हमें -1 से +1 वैल्यू मिलती है। ग्राफ की इस तरफ बात करें तो कॉस -पाई पे -1 वैल्यू है और कॉस 0 पे +1 वैल्यू है, तो अगला इंटरवल हो गया -पाई टू 0, इसके लिए भी हमें -1 to 1 वैल्यू मिलती है। इस तरीके से हमें और भी इंटरवल मिलते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, इधर आगे बढ़ते जाएंगे, हमें और इंटरवल मिलेंगे जहाँ पे हमें -1 से 1 वैल्यू मिलेगी, और प्रत्येक इंटरवल कॉस एक्स के फंक्शन को 1 1 और ऑन्टो बना रहा है। तो हम किसी एक इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे। एनसीईआरटी में इस इंटरवल को सिलेक्ट किया गया है 0 to पाई को, और इसी इंटरवल और इसकी वैल्यू को फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, मुख्य मान। तो कॉस एक्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहे हैं, -1 to +1, 0 to पाई। साइन एक्स के ग्राफ में प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में हम ये इंटरवल सिलेक्ट करते हैं -π/2 से +π/2, -1 to 1। कॉस एक्स के फंक्शन को अब हमने 1 1 और ऑन्टो में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसका डोमेन और कोडोमेन इस प्रकार से हो गया, 0 to पाई डोमेन है और -1 to 1 कोडोमेन है। फंक्शन 1 1 और ऑन्टो होने के कारण उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉस इन्वर्स में डोमेन हो गया -1 1 और कोडोमेन हो गया 0 पाई। एनसीईआरटी की बुक में कॉस इन्वर्स के डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू साइन इन्वर्स के ठीक नीचे दी गई है, कॉस इन्वर्स -1 1 to 0 पाई। अब हम कोसेक एक्स के ग्राफ को सीधा बुक से ही समझ लेते हैं। ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे आप देखें कि प्लस में जो वैल्यू है कोसेक की वो +1 को टच करती है
और प्लस में ऊपर इन्फिनिटी तक निकल जाती है। वहीं अगर माइनस वैल्यू की बात करें तो -1 को टच करता है ग्राफ और फिर माइनस में ही नीचे इन्फिनिटी तक निकल जाता है। कहीं पे भी ग्राफ -1 और +1 के बीच की वैल्यू नहीं लेता। π/2 पे +1 को टच करता है और फिर जैसे जैसे हम 0 की तरफ आते हैं वो इन्फिनिटी निकल जाता है। फिर 0 पे इन्फिनिटी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। 0 से जैसे जैसे हम -π/2 की तरफ आते हैं माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू -1 तक आने लगती है और -π/2 पे -1 हो जाती है। तो इसे हम एक इंटरवल के रूप में ले सकते हैं जहाँ पे हमें मान -1 से लेके +1 तक मिलते हैं और एंगल्स के रूप में -π/2 से +π/2, ये एक इंटरवल हम ले सकते हैं। इस तरीके से हम और भी इंटरवल देख सकते हैं जहाँ पर वैल्यू -1 को टच करती है और इन्फिनिटी तक निकल जाती है। किसी एंगल के लिए +1 को टच करेगी और इन्फिनिटी तक निकल जाएगी, तो वो एक इंटरवल हो जाएगा। ऐसे और भी हमें इंटरवल पूरे ग्राफ में मिलते रहेंगे। प्रत्येक इंटरवल में कोसेक x 1 1 और ऑन टू हो जाता है, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में कोई एक इंटरवल सिलेक्ट कर लेंगे और वो है -π/2 से π/2। अब हम कोसेक के डोमेन और कोडोमेन को देखें। कोसेक का डोमेन हो गया -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में, और इसमें 0 वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 के लिए हमने अभी देखा 0 के लिए मान नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम 0 को हटा देते हैं। कोडोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे लेकिन -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू ग्राफ नहीं लेता, इसलिए हमने उन मानों को यहाँ से हटा दिया है। ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि -1 और 1 की बात नहीं कर रहे हैं हम, -1 और 1 को छोड़ के भी इनके बीच की वैल्यूज जितनी भी हैं उन सब की बात कर रहे हैं। ये चीज़ हमने ग्राफ में भी देखी थी कि कोसेक का जो ग्राफ होता है वो -1 और +1 के बीच के मान नहीं लेता है, इसलिए हमने यहाँ से -1 और 1 के बीच के सारे मानों को रियल नंबर्स में से हटा दिए, बाकी सारे रियल नंबर्स के मान वो लेता है। तो इस प्रकार कोसेक इनवर्स का डोमेन जो कोसेक का कोडोमेन था वो कोसेक इनवर्स का डोमेन हो गया, और जो कोसेक का डोमेन था वो कोसेक इनवर्स का कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया। एनसीईआरटी की बुक में साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के नीचे ही कोसेक इनवर्स के डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू दी गई है। इसी तरीके से हम सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो सिंपल फंक्शन है सेक, टेन और कॉट, पहले हम उसको 1 1 और ऑन्टो में कन्वर्ट करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए एक इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सेक इनवर्स का डोमेन सभी रियल नंबर आ जाएगा, इसमें -1 और 1 के बीच की वैल्यू को नहीं लेंगे कोसेक इनवर्स की तरह, क्योंकि सेक इनवर्स के ग्राफ में भी वो -1 और 1 के बीच के मान नहीं लेता है। ये देखें, ये सेक का ग्राफ है और यहाँ पर ये -1 और +1 के बीच की वैल्यू को नहीं ले रहा है। और अगर एंगल्स की बात करें तो वो हमारा कोडोमेन बनने वाला है जो कि 0 to π का इंटरवल है, और उसमें हम π/2 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि π/2 के लिए फिर वो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। टेन इनवर्स में डोमेन सभी रियल नंबर हो जाएगा, और कोडोमेन जो कि रेंज है उसमें हम ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 है। ये ओपन ब्रैकेट इसलिए कि ये -π/2 और π/2 स्वयं शामिल नहीं है, -π/2 और +π/2 में वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। लास्ट में कॉट इनवर्स का डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, और कोडोमेन के रूप में ओपन ब्रैकेट में 0 to π है, 0 और π स्वयं शामिल नहीं है, इसके बीच के सारे वैल्यू आ जाएंगी, 0 और π पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनवर्स के ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसे हमने क्लास 11th में भी स्टडी किया था, जिसकी ज़रूरत क्वेश्चन को सॉल्व करने में पड़ेगी। हमारे पास एक ग्राफ है जिसे हमने 4 क्वाड्रेंट में बांट रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने ए नाम दिया, सेकंड क्वाड्रेंट को एस, थर्ड को टी और फोर्थ को सी। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब ये हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये 0 है, ये 90 डिग्री π/2, ये 180 डिग्री पाई, ये 270 डिग्री 3π/2 और ये 360 2π जो कि 0 की इक्वली है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो एंगल्स हमारे
पॉजिटिव वैल्यू वाले होंगे, ये 0, ये +π/2, ये +180 या +π। जब हम क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 0 से तो वैल्यूज़ माइनस में होंगी, जैसे 0 है तो ये -π/2 हो जाएगा, ये -180 हो जाएगा, -π हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ में हमें पता है कि जब हम π/2 और 3π/2 के प्लस में या माइनस में कोई वैल्यू निकालते हैं तो साइन कॉस के रूप में वैल्यू देता है, कॉस साइन के रूप में वैल्यू देता है, टेन कॉट के रूप में वैल्यू देता है, कॉट टेन के रूप में वैल्यू देता है, सेक कॉसेक के रूप में वैल्यू देता है और कॉसेक सेक के रूप में वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल साइन π/2 प्लस थीटा तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी, कॉस π/2 प्लस थीटा तो साइन की वैल्यू दे देगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में। टेन π/2 प्लस थीटा, अगर यहाँ माइनस थीटा भी होता तो भी टेन कॉट की वैल्यू देता और कॉट टेन की वैल्यू देता। सेक कॉसेक की वैल्यू दे रहा है, सेक π/2 प्लस थीटा, यहाँ पर सेक π/2 माइनस थीटा भी होता तो सेक कॉसेक की वैल्यू देता है और कॉसेक सेक की वैल्यू देता है। इनके साइन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जब हम पाई और 2π के प्लस में या माइनस में वैल्यू निकालते हैं तो हमें वही मान वापस मिल जाते हैं। साइन का मान साइन के रूप में मिलेगा, कॉस कॉस के रूप में, टेन टेन के रूप में, कॉसेक कॉसेक के रूप में, सेक सेक के रूप में और कॉट कॉट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल साइन पाई माइनस थीटा तो साइन के रूप में मिल गया, कॉस पाई माइनस थीटा तो कॉस के रूप में मिल गया, टेन पाई माइनस थीटा टेन के रूप में मिल गया, कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक के रूप में, सेक पाई माइनस थीटा सेक के रूप में, कॉट पाई माइनस थीटा कॉट के रूप में। यदि यहाँ पे पाई प्लस थीटा भी होता तब भी वही के वही मान हमको वापस मिलते। चिन्हों की अभी हम बात करेंगे कि हमने ये चिन्ह किस प्रकार से सिलेक्ट किए हैं। साइन पाई माइनस थीटा, पाई में से थीटा माइनस किया, ये हमारे पास पाई है, इसमें से हमने थीटा एंगल को माइनस किया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू हमें जो भी मिलेगी वो हमें प्लस में मिलेगी, इसीलिए हमें साइन पाई माइनस थीटा का जो आंसर मिला था वो प्लस साइन थीटा मिला था। लेकिन कॉस में देखें आप, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है। कारण ये है कि पाई में से जब हमने थीटा माइनस किया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस है यहाँ पर, कॉस यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। टेन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहाँ पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा टेन नेगेटिव होगा तो टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन इसको देख के लगाएंगे कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इधर की वैल्यूज़ को देख के नहीं लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 में साइन का कॉस हो जाता है तो कॉस मिल गया। लेकिन हमें π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन की वैल्यू हमको यहाँ पे पॉजिटिव मिली प्लस कॉस थीटा। आप इस कॉस को देख के यहाँ पे नेगेटिव मत कर देना। आप ये सोच रहे हो कि अगर यहाँ पे कॉस तो नेगेटिव होता है तो ये कॉस आ गया तो इसको नेगेटिव कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम जो प्लस और माइनस साइन लगाते हैं वो यहाँ की वैल्यू देख के लगाते हैं। ये साइन हमने देखा है और साइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर वो पॉजिटिव है, इसलिए साइन ने π/2 होने के कारण कॉस की वैल्यू दी और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण वो प्लस की वैल्यू दी, तो प्लस कॉस थीटा। कॉस π/2 प्लस थीटा, π/2 होने के कारण कॉस ने साइन की वैल्यू दी। अब हम देखें कि π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, जहाँ पे साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इट मीन्स कि ये कॉस भी नेगेटिव वैल्यू वाला होगा। तो यहाँ पर जो भी मान आया π/2 के कारण वो साइन हो गया और कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है तो नेगेटिव माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से हम पाई प्लस थीटा की वैल्यू और 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू को थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। थीटा और माइनस थीटा के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है और माइनस थीटा के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये सारे फार्मूले हम 11th क्लास में देख चुके हैं। आप उसको एक बार फिर से रिवाइज करें क्योंकि ये फार्मूले आपको फिर से यूज़ होने वाले हैं। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं। हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू उसके एंगल के साथ में दी गई होगी, हम उस वैल्यू को y के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। फिर हम उसके एंगल थीटा को फ्री कर लेंगे। ये साइन इनवर्स इधर जाके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू ले लेगा और y के साथ में ये साइन y के रूप में जुड़ जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू साइन y। फिर थीटा की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू लिखेंगे और फिर दोनों तरफ
के एंगल्स को कंपेयर कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वो एंगल हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी सवालों को हम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू और क्वेश्चन है साइन इनवर्स और एंगल हमें दिया है -1/2। तो हम साइन इनवर्स -1/2 इसको y के इक्वल कंसिडर कर लें। फिर ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन y हो जाएगा, तो -1/2 इक्वल्स टू साइन y। इस माइनस के साइन को थोड़ी देर के लिए हम नहीं देखें, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, ये हमें अब यहाँ पे लिखना है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये माइनस का साइन पहले से यहाँ पर है, तो हो जाएगा साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ये हो जाएगा साइन y माइनस साइन π/6 इक्वल्स टू साइन y। लेकिन यहाँ पर हम एंगल्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू है और यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, तो इस साइन को भी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम देखें क्वाड्रेंट में कि साइन की वैल्यू माइनस किस क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होती है। अब हमें यह भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में साइन के लिए जो हमने इंटरवल सिलेक्ट किया था वो -π/2 से π/2 था। यही हमारे लिए प्रिंसिपल वैल्यू थी। क्वाड्रेंट में हम देखें कि -π/2 से +π/2 कहाँ आता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल्स प्लस में होते हैं, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो एंगल्स माइनस में होते हैं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये वैल्यू +π/2, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो ये जो एंगल है ये -π/2 के इक्वल हो जाएगा। और साइन की रेंज हमें पता है वो -π/2 से π/2 तक है, तो -π/2 से π/2 वो रेंज ये हो गई। अब हम इसमें देखें कि साइन माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमें माइनस का मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन -θ इक्वल्स टू -sin θ होता है। तो -sin θ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन ब्रैकेट में -θ। यही फार्मूला हम अब हमारे सवाल में यूज़ कर दें। हमारे पास दिया है कि -sin π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में -π/6। साइन -π/6 बराबर होता है -sin π/6 के। ये भी हमने देखा। तो -sin π/6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में -π/6, और ये है साइन y। अब दोनों तरफ साइन की वैल्यू प्लस में है, तो हम इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। y इक्वल्स टू -π/6, और y हमने किसके इक्वल कंसिडर किया था, साइन इनवर्स -1/2 के। तो y की जगह वो लिख दें साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू -π/6। लेकिन हमें अब ये भी देखना है कि ये जो -π/6 है ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ को बिलोंग करता है कि नहीं। -π/6 का मतलब ये हो गया कि -30 डिग्री, और साइन की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक होती है। -π/2 का मतलब हो गया कि -90, और +π/2 का हो गया कि +90। तो -90 और +90 के बीच में -30 वैल्यू हमें मिलती है। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है। -π/2 बिलोंग करता है -π/2 और π/2 को, और यही हमारा आंसर है।